भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती सुनने में राहत भरी लगती है, लेकिन कड़वा सच ये कि आपकी जेब को इससे कोई सीधी राहत नहीं मिलने वाली। ये पैसा आपकी बचत बनने की बजाय तेल कंपनियों के घाटे को भरने में इस्तेमाल होगा और सरकार की मंशा साफ तौर पर यही है। लेकिन इसी बीच आपको सुनाते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को, जिन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कितना असर होगा इस पूरे युद्ध का, इस संकट की घड़ी का, भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, ट्रंप ने असल में भारत का क्या कुछ नुकसान किया। उन्होंने साफ कहा था कि युद्ध इस वैश्विक हालात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले संकट में आएगी। जरा सुनिए। देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड जी। भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही, ठीक है, तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी होके आया था मैं पिछले साल, वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये हैं वो हैं, ये सब है वहां पे, उनको नुकसान हो रहा है। 9 मिलियन भारतीय, प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति, 50% बड़ी टैरिफ लगाया, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए, और 100 इंजन देने थे GE 404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस जी, 2 दिए थे अभी तक जी। यानी पीठ में छुरी घोपे तो इससे बढ़िया छुरी कौन घोप सकता है। और बकवास सुन लो पूरा, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अरे साहब, जिस तरह आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जीडी साहब, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, जैसे आप बोल रहे हो फैन क्लब की बात। ना आए तो मैं क्या करूं देखिए, मैं 75 साल का हो गया हूं, अच्छा लगे तो लगे, ना आए तो मैं क्या करूं। मैं देश हित में जो मेरे को लगता है, मैं लड़ाई लड़ा हूं इस देश के लिए, एक नहीं 5 बार जी, ठीक है साहब। मेरे को मत सिखाइए राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छा लगे तो अच्छी बात है। और इसीलिए जब आप बोलते हैं तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है सर। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको लगता है कि हमारा जो डिसीजन था, या पीएम मोदी का जो डिसीजन था कि उन्होंने बाकी देशों को कॉल किया लेकिन खमेनी पे जो चुप्पी रही है, इज इट अ डिसाइसिव मूवमेंट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी? देखिए अभी तक हमारी डिप्लोमेसी में हाईएस्ट एशेलॉन पे सोच ये थी कि यार हमारी कौन सुनेगा इस वक्त जी, दोनों तरफ आंखों में खून उतरा हुआ है जी, आप बोलो मत लड़ो, कोई सुनेगा नहीं। तो हम वही कर रहे थे कि जो हमको करना चाहिए कि भाई भारतीय मूल के लोगों को तो निकाल ले, जिनकी ऐसी तैसी हो गई है उनको बचा दे, तो उस पर प्राथमिकता दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब समय गया है कि हमारा नुकसान शुरू हो गया। जितनी भी दोस्ती हमारी इजराइल के साथ हो, जितने भी हम अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ करना चाहें, इस वक्त आपको ठीक पेट में लात पड़ रही है। जितना देर ये युद्ध चलेगा, हमारा इकोनॉमिक आर्थिक नुकसान होगा। मेजर बख्शी के अनुसार विदेशी धरती पर छिड़े संघर्षों के कारण भारत को एक अदृश्य आर्थिक युद्ध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आगाह किया था कि अगर भारत ने अपने कूटनीतिक रास्ते मजबूत नहीं किए तो विदेशी तनाव की कीमत हमेशा भारतीय आम आदमी को अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी, और कुछ होता ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रीमियम पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद डीजल की कीमतों में 22 रुपए तक की बढ़ोतरी इसका साफ सटीक उदाहरण है। उनके अनुसार ये केवल तेल के दामों का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता
लघुता और आर्थिक स्थिरता की लड़ाई भी है, जिसे बहुत गंभीरता से लेने का वक्त आ चुका है। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ी है, उसने पूरी अर्थव्यवस्था का गणित बिगाड़ कर रख दिया। भारत अपनी तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के साथ साथ ही अब ये आयात संकट में है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध ने कच्चे तेल को बहुत महंगा कर दिया। तेल मार्केटिंग कंपनियों को बहुत ऊंचे दामों पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत आसमान छू रही है। पिछले काफी वक्त से ये कंपनियां भारी वित्तीय नुकसान झेल रही थी। सरकारी आंकड़ों और बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 20 से 25 रुपए और डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। ऐसे में सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती दरअसल इन कंपनियों के लिए एक संजीवनी बनकर आई। सरकार ने टैक्स कम करके वो पैसा कंपनियों के पास ही छोड़ दिया ताकि वे अपना घाटा कम कर पाए और उन्हें कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी ना करनी पड़े। इस संकट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो नीतियां, जिन्होंने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर भारत के लिए सस्ते तेल के रास्ते बंद कर दिए। ट्रंप के उस फैसले ने भारत का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान करवाया और हमें महंगे बाजार के जाल में फंसा दिया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब भी ईंधन की कीमतें एक बार बढ़ जाती है तो वे बाजार का नया नॉर्मल बन जाती हैं। पेट्रोल की अंतिम कीमत में सिर्फ केंद्र का टैक्स ही नहीं होता, बल्कि राज्य सरकारों का वैट भी एक बड़ा हिस्सा होता है। केंद्र ने तो अपनी तरफ से टैक्स घटा दिया, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अपने टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किए हैं और यही वजह है कि पेट्रोल पंपों पर कीमतों में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई, 1 रुपए भी नहीं घटाए गए। इस पूरी स्थिति का सार ये कि सरकार की इस टैक्स कटौती का उद्देश्य कीमतों को कम करना कभी था ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य कीमतों को बेकाबू होकर 150 रुपए तक पहुंचाना, 150 रुपए तक की कीमतों को रोकना था। यानी कि पेट्रोल आपको जिस कीमत में मिल रहा है वो आपके लिए सस्ता हो या महंगा हो, उसकी कीमत ना बढ़ पाए। एक मुख्य मंशा, एक आप कह सकते हैं मुख्य प्लान यही था। एक तरह से आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश है ताकि देश की तेल कंपनियां दिवालिया ना हो और आम जनता को भविष्य में और भी भयानक झटका ना लगे। फिलहाल सस्ते पेट्रोल की उम्मीद छोड़ दीजिए, ये उम्मीद बेकार है, क्योंकि जब तक वैश्विक हालात नहीं सुधरेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य नहीं होगी, तब तक कीमतें इसी ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी। उपभोक्ता को भले ही पंप पर सस्ता तेल ना मिल रहा हो, लेकिन ये कड़वा घूंट बाजार को स्थिर रखने और भविष्य के बड़े संकट को टालने के लिए बेहद जरूरी है। अब बात देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति की। बात देश में प्रधानमंत्री के 23 मार्च वाले उस भाषण की, जहां उन्होंने कहा कि हमने कोरोना झेला है, देश कोरोना से निकल चुका है, एक बार फिर वक्त आ गया है सतर्क रहने का, सक्रिय रहने का। अब इस भाषण के बाद देश भर में चर्चा है कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या एक बार फिर देश में वही स्थिति होगी जो हमने 2019 के बाद से 1.5-2 साल तक लगभग झेली थी। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ थे कांग्रेस से वरुण जी और फील्ड पर हमारे रिपोर्टर शिवेंद्र गौड़। उन्होंने दोनों ने देश की हालात नब्ज टटोली और क्या कुछ बताया आपके लिए, जरा ये सुनिए। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। देखिए मुकुंद जी, सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोविड जैसी सिचुएशन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए अफवाह उड़ा रहा है कोई विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि इमरजेंसी है, डेफिनेटली इमरजेंसी है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस प्रदेशों की बात की, राजस्थान में 12 रुपए ज्यादा है पेट्रोल और डीजल, 10-10, 12-12 रुपए ज्यादा। बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं कम करा देते? फिर कांग्रेस की 3 सरकारें उसमें पीछे पड़ रहे हो। स्टेट्स के पास रेवेन्यू का कौन सा मॉडल है, आप मुझे बताइए। एक जीएसटी होता है, तो जीएसटी के दायरे में तो नहीं लाए ये डीजल पेट्रोल को, इतने टाइम से सब मांग कर रहे हैं। अगर उसके दायरे में ले आया होता, जीएसटी काउंसिल तय करती, केंद्र सरकार का भी उसमें शेयर रहता। अब राज्य सरकारें 2-2, 5-5, मैं तो राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान में भी और दूसरी स्टेट्स में भी आप कंपेयर करोगे तो कुछ स्टेट्स में बहुत कम है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा। बीजेपी रूल स्टेट्स में भी, तो वो ये तो केंद्र सरकार, मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री खुद बात करें, गृह मंत्री करें, वित्त मंत्री करें, बात करें, आपस में एक दूसरे समन्वय तो स्थापित करें। ये बस हमारे तो भाजपा राज्य में तो ऐसा भाजपा, तो आप खुद ही डिवाइड कर रहे हो देश को। मैंने तो कहा ही नहीं शुरू से कि भाजपा या कांग्रेस या विपक्ष की सरकार, आप सब एकजुट होकर के, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाए, मैंने शुरुआत में कहा। अब आप जब संकट सर पे आएगा, जब थोड़ी मीटिंग बुलाओगे, 1 महीना तो हो गया इस संकट को, आपको पहले ही बुलानी चाहिए थी। चलिए अब कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त है, लेकिन आप उसको काम तो करोगे ना। विपक्ष पे थोड़ी हर चीज को, 12 साल आपकी सरकार हो गई, विपक्ष के सिर पे थोपते जाओगे।
ऐसा विपक्ष की। और जो आज तक आपने दाम बढ़ने की बात की है, जिस हिसाब से संकट लग रहा है डेफिनेटली बढ़ेगा भाव, कहीं ना कहीं से तो कम करेंगे ना। अगर इसमें पेट्रोल गैस में नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ाया है तो कहीं और एडजस्ट करेंगे। जनता की तो जेब खाली होनी होनी है, पैसा जनता का ही है। आपको ऐसे टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस देश में 83% आपका जीडीपी कर्जा है, आपको ये बुलेट ट्रेनें जो जो आम आदमी के काम की नहीं है, एयरपोर्ट वो आपको बनाने की जरूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से? आम आदमी के काम का नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, हो ना तो किसान के काम का है। आप उस चीज पे तो ध्यान देना नहीं चाहते। जो जीएसटी से कलेक्शन आ रहा है आपके पास में, खूब सारा पैसा आ गया, आप उसको उड़ाए जा रहे हो। आप मेरे को शब्द ऐसे लेने नहीं चाहिए पर लेना पड़ रहा है क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा हो गया। आप पैसा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, आप ये बुलेट ट्रेन बना दी, एयरपोर्ट बना दी, ये आम जनता के कोई काम के नहीं। रेवेन्यू होगा उत्तर प्रदेश में, कितने एयरपोर्ट बने हुए बंद पड़े हैं। आप पैसा फेंके जा रहे हो जनता का, गरीब आदमी का, आम मिडिल क्लास का खून चूस रहे हो। मैंने कहा आपको एक वो मॉडल भी लाना चाहिए था, जो क्योंकि स्कूली सीजन है, इस समय सेशन शुरू हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे मिडिल क्लास परेशान है। और बहुत से कारण है। अब जैसे आपने भी, आपके रिपोर्टर्स कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ा रहे, पेट्रोल अरे बढ़ाएंगे क्यों नहीं? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्राइसिस आने वाला है, प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर आपने बंद कर दिए, हमारे पास नहीं है, तो क्या ये डायरेक्ट नहीं है क्या? खाली विपक्ष के सिर पे लगाओगे बात? तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है क्राइसिस है, तो जनता इतनी, जनता में भी, जनता कैसे बैठी रहेगी? आप मुझे बताइए। गैस सिलेंडर जिसके पास 2 बोतल है वो तो भरवाएगा। अभी तक इन्होंने, कल परसों मैंने सुना है कि मैंने टीवी पे उसके पहले भी कहा था, एलपीजी पीएनजी में जिनके पाइपलाइन आ रही है उसमें क्यों नहीं आप राशनिंग कर रहे हो? आप बोतल वाले को तो कह दिया आप 25 दिन से पहले नहीं भरा सकते, उसके तो 2 ही बोतल है। जिसके पाइपलाइन आ रही है उसमें क्या आपने राशनिंग करी है? ये इतना ही जाएगी, 14 पॉइंट किलो जो आती है, 14.6 ले सकता है हर महीने या 25 दिन तक, उसमें तो कोई राशनिंग नहीं है। तो जो अपर क्लास हो रही है, एलिट क्लास हो रही है, वो तो एंजॉय कर रही है। आप कारों की कह रहे हो, आम आदमी की टंकी में कितना सा मोटरसाइकिल स्कूटर में तेल भराएगा? आप बड़ी बड़ी जो ऑडी गाड़ियां खरीद रहे करोड़ों की, उसमें राशनिंग क्यों नहीं करते हो? जो जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, संपन्न है, उन पे राशनिंग करो। आम आदमी पे राशनिंग करने से क्या होगा? और क्राइसिस होगा तो राशनिंग होगी तो आम आदमी परेशान होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय है तो आपके पास में। नोटबंदी में आप आज दिन तक कौन से अधिकारी, कौन से बड़े आदमी, कौन से नेताओं के नोट बदले गए बैंकों की लाइन में लगे? इक्का दुक्का कोई साधारण सा आदमी जो ईमानदार होगा वो लगा होगा। सबके नोट बदल गए घर बैठे, कैसे बदल गए? तो ये आम जनता इस चीज को देख रही है। मिडिल क्लास के तो पीछे पड़े हुए हैं हर चीज में। इसमें बीजेपी कांग्रेस सारे ही शामिल है ना। मिडिल क्लास तो बीजेपी को भी वोट खूब सारा देती है, ज्यादातर देती है। तो सबसे ज्यादा खून आप उसी का चूसोगे क्या? मैं फिर बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ। इनको मिडिल क्लास के लिए कोई सोल्यूशन लाना चाहिए और इसको तुरंत लाना चाहिए। 1 महीना हो गया, प्रधानमंत्री कह के चल दिए पार्लियामेंट में, भाई क्राइसिस जैसे। अब क्या करोगा आम आदमी? क्या करेगा? नहीं भराएगा पेट्रोल, नहीं कुछ। आपने जितना पैसा उतना ही तो करेगा, होर्डिंग तो कर ही नहीं पाता है मिडिल क्लास। उसके बाद इतना पैसा हैगा आज के जमाने में, तो वो थोड़ा बहुत अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर की टंकी भर ली, किसी बात छोटी गाड़ी है उसको भर लिया। किसान है तो ट्रैक्टर में भर लेगा, कोई डीजल की 2 टंकियां होती है जनरेटर कुआ चलाने के लिए इंजन के, वो भर लेगा। बाकी क्या करेंगे वो? बाकी तो होर्डिंग ही हो रही है। तो सरकारें जिसकी वो दोषी है कि नहीं? ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार, आप अगर वो गड़बड़ होती है, आप मुख्यमंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री धमकाए उसको, कैसे हो रहा है गड़बड़ियां? वो तो आप संवाद तो स्थापित नहीं करना, समन्वय स्थापित नहीं करना और दोष विपक्ष में देना। मैं कह रहा हूँ इस रवैये से बाहर आना बहुत अर्जेंटली जरूरी है। चलिए जवाब ले लेंगे। इमरजेंसी कह रहे हैं, वैसे इमरजेंसी है। वरुण जी, मानसिकता से बाहर आना है। आप अगर 15 दिन तक आप विपक्ष को नहीं कोसोगे, उसके बाद अगर विपक्ष कुछ कहता है तो पूरी जनता विपक्ष को कोसेगी। आपकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों नहीं सदा शहता पे आते हो? उस चीज नहीं आना है। उसमें यह है कि उनका कहना यह था कि 400 लीटर से ऊपर हम डीजल नहीं देंगे, ठीक है ना, और जो देंगे तो उसका देखेंगे किस लिए ले जा रहे हो, आप कहाँ ले जा रहे हो। क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर किसान तो यहाँ लेता नहीं है, ज्यादातर इंडस्ट्री वाले लोग लेते हैं। जैसे मैंने बताया, एक समाचार पत्र में लिया या किसी और ने लिया तो प्रमाण चाहिए। हालांकि कल कुछ लोग जो घरेलू जनरेटर के लिए भी लोग ले रहे थे, वो तो लेते हैं 10 लीटर, तो ऊपर का वैल्यू डीजल के लिए है। लेकिन जो गाड़ी में भरवाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गाड़ी के अलावा आप किसी कैन में नहीं ले सकते, ये लगाया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं भंडारा नालों को कई लोग आपदा में, ब्लैक मार्केटिंग वाले आपदा में अवसर भी देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने पिछले 2 दिन से, मैं ऑटो में रहा, कैब में रहा और लोगों से रहा, मिला बैठा बस स्टॉप पे, और तमाम लोगों से मैंने बैठ के बात करने की कोशिश की। तो दिल्ली में एक और समस्या आने वाली है, वो ये है, कई चीज हमको कागजों पे दिखाई देती हैं, जैसे बात हुई पीएनजी की और बुकिंग वाले सिलेंडर की, वो सब है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें कि प्रवासी मजदूर भी है और भी लोग हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने कनेक्शन नहीं है, वो वहां रहते हैं जहां उनका आधा परिवार उस शहर में रहता है, वहां पर एक कनेक्शन एक ही मिलता है एक परिवार में, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, छोटा सिलेंडर था, वो उसमें 10 लीटर मतलब 5 लीटर की गैस भरा के अपना बनाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कई मजदूर ऐसे, कई लोग ऐसे मिले कि ऑटो चालक ऐसे मिले कि हमें यहाँ से निकलना होगा
और जब उन्होंने कहा है कि अगर ऑटो बात हुई है लॉकडाउन की, ये भी बात उनके दिमाग में है कि जो लॉकडाउन वाली बात काफी ज्यादा फैल रही है, मतलब जो कोरोना जैसे हालात वाली, हम कहते हैं अफवाह है ऐसे, लेकिन चूंकि ये बात हुई है, कोरोना की बात हुई, तो कोरोना के बाद लॉकडाउन की बात हुई है, तो उनके दिमाग में, एक ऑटो वाले ने बताया, मैं तो अपने ऑटो से ही बिहार गया था समस्तीपुर, तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर वो हमें 400 रुपए की गैस खरीदनी पड़ेगी खाने के लिए, और उसके बाद अगर हम सोचते हैं खाना ना बनाए, चलो हम रहते हैं मजदूरी कर रहे हैं, तो हम बाहर खाएं, तो बाहर चाय भी 15 रुपए की हो गई है। जो वो खाना अगर उनके हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पर वो बता रहे थे मुझे एक छोटी सी दाल रोटी की थाली, मुझे छोटी सी पत्तल जो है वो 60 रुपए की मिलती थी, अब वो 90 रुपए की हो गई है। तो कह रहे वो भी महंगाई हमारे लिए बढ़े, तो ऐसे में हमें यहाँ पर काम करने का, मजदूरी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम अभी विचार बना रहे हैं कि अगर ऐसे हालात थोड़े दिन और रहते हैं तो हम तो ये 400 रुपए किलो की गैस नहीं खरीद पाएंगे, और हम ही नहीं, मेरे ऐसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी 4-6 लोगों से, उस कम्युनिटी से बात हुई है, जो वो केवल एक 4 लोगों की आवाज नहीं है, वो बड़ी कम्युनिटी की आवाज है, तो मान के चले हजारों लाखों लोगों की मन की बात हो सकती है, क्योंकि उनके पास अपना कनेक्शन नहीं है, वो किसी तरीके से वहां से भरवा करके साइन ले रहे थे। अब चूंकि कमर्शियल में प्रॉब्लम आ गई है। तो ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें, जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। आप तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.